हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2। ठीक है, क्लास 12 का यानी कक्षा 11 का अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं। आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो क्लास में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे क्लास 12 का। आपका चैप्टर 2 है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, किस प्रकार से जो आपके पुष्पीय पौधे होते हैं यानी जिनमें पुष्प यानी फूल लगते हैं, ठीक ना, उन पौधों में जिनमें फूल लगते हैं उनमें किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है, इस चैप्टर में हम उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, जनन इस शब्द से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं क्योंकि लास्ट क्लास में भी लास्ट जो चैप्टर है हमारा जीवों में जनन, उसमें आपने अच्छे से इसके बारे में आपको पढ़ा है, आपको पता है कि जनन क्या चीज़ है। ठीक है, जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार का है, क्लास 11 में भी पढ़ा है आपने जनन के बारे में। ठीक है, तो इस जनन यानी रिप्रोडक्शन शब्द से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ठीक है, कि जनन किसे कहते हैं, तो अपने समान संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अपने समान संतति उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। ठीक है, जनन आपका 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन होता है। में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन, इस प्रकार के जनन में हमें 2 अलग अलग विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। किसमें आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में हमें 2 विपरीत अलग अलग जनकों की आवश्यकता होती है, नर और मादा। नर में नर युग्मक बनता है और मादा में मादा युग्मक बनता है। ठीक है, पर जो हमारा अलैंगिक जनन होता है उसमें हमें एक ही जनक की आवश्यकता होती, एक ही जनक द्वारा नई संतान की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होती है उसे हम क्लोन कहते हैं क्योंकि वो हूबहू अपने जनक के समान होती है। ठीक है, लेकिन जो लैंगिक जनन में संतान उत्पन्न होती है वो हूबहू अपने जनक के समान नहीं होती क्योंकि उसमें 2 अलग अलग जनकों के गुण होते हैं। क्योंकि नर में नर युग्मक बनता है, मादा में मादा युग्मक बनता है, इसलिए लैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने माता के समान, अपने जनक के समान, माता पिता के समान नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ ली थी। ठीक है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि जिन पौधों में जिनमें फूल आते हैं, ठीक है, जो आपके फूल वाले पौधे हैं उनमें किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि जो आपके पुष्पीय पौधे हैं उसमें लैंगिक अंग क्या होता है। ठीक है, तो जो पुष्पीय पौधे यानी जो आपके पुष्प वाले पौधे हैं उनमें जो लैंगिक अंग होता है वो पुष्प ही होता है। कौन होता है, पुष्प ही होता है। ठीक है, पुष्प में ही आपका नर भाग होता है और पुष्प में ही आपका मादा भाग होता है। ठीक है, पुष्प में ही नर भाग होता है और पुष्प में ही मादा भाग होता है। ठीक है, इसीलिए पुष्पीय पौधों का जो लैंगिक अंग होता है वो कौन होता है, पुष्प ही होता है। पुष्प में ही आपका नर भाग होता है, पुष्प में ही आपका मादा भाग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि कहते नर भाग में नर युग्मक कैसे बनते हैं, मादा युग्मक कैसे बनते हैं, उसके पहले ये सब तो बाद की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पुष्प की, तो हम पहले पुष्प की संरचना देख लेते हैं। ठीक है, कि पुष्प में नर भाग कौन सा है और पुष्प में मादा भाग कौन सा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नर युग्मक का निर्माण कैसा होता है, मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, और फिर नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की जहाँ पर नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन की क्रिया किस प्रकार होती है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम पुष्प की संरचना देखेंगे। ठीक है, तो एक पुष्प में अगर मैं आप बात करूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने चारों ओर बहुत सारे अनेक प्रकार के आप पादप देखते हैं। ठीक है, जिनमें कुछ पुष्प बड़े होते हैं, कुछ पुष्प छोटे होते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे आप ऐसे पौधे दिखते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के आपको फूल लगे दिख जाते हैं। ठीक है, ये सब अलग अलग रंग के, अलग अलग आकार के होते हैं। ठीक है, तो पुष्प ही पादप का जनन अंग होता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि पुष्प में ही आपका नर भाग होता है, पुष्प में ही आपका मादा भाग होता है। तो एक जो पुष्प होता है
उसके मुख्य रूप से निम्न 4 भाग होते हैं। ठीक है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। एक पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? आपका होता है बाह्य दल, ठीक है। दूसरा होता है दल पुंज। तीसरा होता है आपका पुमंग। 4 पार्ट है आपका जायांग। ठीक है, तो एक पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ठीक है, बाह्य दल ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। ठीक है, इसकी एक इकाई को बाह्य दल पुंज है, ये आपका बाह्य दल पुंज। ठीक है, इसकी एक इकाई को, पुंज मतलब पूरा समूह, तो इसकी एक इकाई को हम क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं। एक इकाई को क्या बोला जाता है? बाह्य दल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेपल। इसी प्रकार, और हाँ, ये कैसा होता है? तो ये कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। ठीक है, आप पुष्प में देखे होंगे जो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, जब कली होती है तो ये ग्रीन कलर के जो बाह्य दल होते हैं ये कली को ढके रहते हैं, है ना। लेकिन जब कली खिल जाती है तो ये नीचे आपको फूल ग्रीन कलर के जो पार्ट होते हैं वही आपका बाह्य दल होता है। तो इसकी एक भाग को हम बाह्य दल कहते हैं और इसके सारे जितने भी ग्रीन कलर के जो पार्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है, दल पुंज ये इसका दूसरा चक्र है, यानी सबसे पहले आपको बाह्य दल मिलेगा, उसके बाद आपको दल पुंज मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसकी एक इकाई को हम पेटल बोलते हैं। एक इकाई को क्या बोलते हैं? पेटल, पंखुड़ी जिसको हम कहते हैं। ये आपका पुष्प का रंगीन भाग होता है। अलग अलग पुष्पों में ये अलग अलग कलर का, आप अगर गेंदा का फूल लें तो ये जो दल पुंज होता है ये येलो कलर का होता है। ठीक है, गुलाब के लिए तो गुलाब की पंखुड़ी किस कलर की? तो रेड कलर की होती है। तो अलग अलग पुष्पों में ये अलग अलग कलर के होते हैं। तो जो पुष्प का रंगीन पार्ट होता है उसको हम, जितने भी पंखुड़ी उन सबको एक साथ दलपुंज बोलते हैं। एक इकाई को हम दल बोलते हैं, यानी पेटल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुमंग। यह पुष्प का तीसरा भाग होता है। पहला आपका ये हो गया, दूसरा और तीसरा। पुमंग ही पुष्प का नर भाग होता है। कौन होता है? ये पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है, इसकी हम एक इकाई को पुमंग कहते हैं और इसके कई समूह को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। अगर आप इसको गुड़हल के फूल में अच्छी प्रकार से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इनकी संरचना होती है, इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। ठीक है, तो यही पुष्प का नर भाग होता है। जायांग ये पुष्प का चौथा भाग है, यानी 4th पार्ट है। जायांग ही पुष्प का मादा भाग होता है। ठीक है, मादा भाग यानी पुष्प का जनन अंग कौन है? जायांग है। ठीक है, तो एक जायांग में आपका एक या एक से अधिक अंडक हो सकते हैं। ठीक, तो अब हम पुष्प की संरचना देख लेते हैं। तो एक पुष्प की 4 भाग होते हैं आपका, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है, तो एक पुष्प के कई भाग होते हैं लेकिन मेन कितने पार्ट होते हैं? 4। ठीक है, सबसे पहला जो होता है आपका क्या होता है? बाह्य दल। मैंने बताया था ना, सबसे जो होता है बाह्य दल पुंज, जो हमारा किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, जो जब फूल कली अवस्था में होता है तो उनकी ये रक्षा करता है। इसकी एक इकाई को हम क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका फूल का जो कलर पार्ट होता है, रंगीन भाग होता है। ठीक है, इसके जितने भी पंखुड़ी होती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं। इसकी एक इकाई को हम दल कहते हैं, यानी पेटल कहते हैं। ठीक है, ये आपको जो सुराही जैसी संरचना दिख रही है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आपको सुराही जैसी संरचना दिख रही है, ये क्या है? जायांग है। ठीक है, ये आपका मादा जनन अंग है, पुष्प का मादा जनन अंग है। ठीक है, तो एक जायांग में एक या एक से अधिक अंडक होते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो ये संरचना है ये क्या है? पुमंग है। इसकी एक इकाई को हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा मिस्टेक बोल दिया था कि पुमंग की कई इकाई को पुंकेसर कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पुमंग जितने भी पुंकेसर की
कई पुंकेसरों को पुमंग कहते हैं, पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पुष्पासन, जिसमें हमारा जो पुष्प के सारे पार्ट जुड़े होते हैं, ठीक है। पुष्पासन किसे कहते हैं हम, जिसमें हमारे पुष्प के सभी भाग आप जुड़े होते हैं या लगे होते हैं, उसको हम पुष्पासन बोलते हैं, ठीक है। पुष्पवृंत, पुष्पवृंत हम किसे कहते हैं, जिससे आपका जिस डंठल से या तने से पुष्प शाखा से जुड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पुष्पवृंत कहते हैं, ठीक है। तो एक पुष्प के मेन 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, बाह्य दल पुंज, दल पुंज, जायांग और पुमंग, ठीक है। इसमें से बाह्य दल पुंज को और दल पुंज को, इन दोनों को हम बोलते हैं सहायक, सहायक चक्र कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं इनको, सहायक चक्र कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्सेसरी होल्स, एक्सेसरी होल्स, ठीक है। पुमंग को और जायांग को हम बोलते हैं आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र, ठीक है, नेसेसरी। नेसेसरी होल्स, ठीक है। इन दोनों को सहायक चक्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पुष्प का जो आपका जो पेटल है, ये पुष्प का शोभा बढ़ाता है, ये उस पुष्प की कली अवस्था में रक्षा करता है। लेकिन पुमंग और जायांग को क्यों आवश्यक कहते हैं, क्योंकि यह पुष्प के जनन अंग हैं, ठीक है। इसलिए इन दोनों को आवश्यक चक्र कहा जाता है और दल पुंज को और बाह्य दल पुंज को सहायक चक्र कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं पुष्प की संरचना, ठीक है। पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक अंग होता है वो पुष्प ही होता है, ठीक है। पुष्प में ही आपका नर भाग होता है और पुष्प में ही आपका मादा भाग होता है। एक पुष्प के कई अंग होते हैं, लेकिन मुख्य 4 अंग हैं। सबसे पहला है आपका बाह्य दल पुंज, इसकी एक इकाई को हम बाह्य दल कहते हैं, ठीक है। ये हरे रंग का होता है और कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है, ठीक है। दूसरा है हमारा दल पुंज, ये पुष्प का रंगीन भाग होता है, ये पुष्प की आकर्षक बनाता है, ठीक है। इसकी एक इकाई को हम दल कहते हैं यानी पेटल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सुराही जैसी संरचना होती है जिसको हम जायांग कहते हैं, यही पुष्प का मादा भाग होता है। इसमें एक या एक से अधिक अंडक होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पुमंग है, इसकी एक इकाई को हम पुकेसर कहते हैं और यही पुष्प का नर भाग होता है, ठीक है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज को हम सहायक चक्र कहते हैं, जायांग और पुमंग को हम आवश्यक चक्र कहते हैं, ठीक है। पुष्पासन, जिसमें पुष्प के अंग लगे होते उसको हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्पवृंत, जिस डंठल या तने से, ठीक है, जिस डंठल से तने से पुष्प शाखा से जुड़ा होता है उसे हम पुष्पवृंत कहते हैं, ठीक है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे पुष्प की संरचना, या उसके पहले आप थोड़ा सा लिख लीजिए, हेडिंग डालने से पहले आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा, तो लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम डाल दीजिएगा, अध्याय 2, ठीक है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक अंग होता है उसे पुष्प कहते हैं। पुष्प में ही नर भाग होता है और पुष्प में ही मादा भाग होता है, ठीक है। उसके बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे पुष्प की संरचना, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा पुष्प की संरचना एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। उसके बाद आप ये पूरा स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, पूरा फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। सारे नाम अच्छे से लिख लीजिएगा। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, जायांग जो आपका मादा अंग होता है, जो पुष्प का मादा जनन होता है, तो एक जायांग के 3 पार्ट होते हैं, ये 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। देख रहे हैं आप, एक ऊपर तसरी नुमा संरचना है, दूसरी फिर पतली गली गर्दन है सुराही की तरह, उसके बाद ये चौड़ा भाग है, ठीक है। तो जो ये पतली, ये तसरी की तरह जो भाग है इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं, इसको पतली गर्दन को हम वर्तिका कहते हैं और इस चौड़े संरचना को हम
अंडाशय कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा बस समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आप उसके बाद ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा कि पुष्प के विभिन्न अंग निम्न हैं। सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे पुष्पवृंत। ठीक है, पुष्पवृंत मैंने आपको बताया कि पुष्पवृंत हम किसे कहते हैं, पेडिकल। जिस डंठल से, तने या शाखा से पुष्प जुड़ा होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पुष्पवृंत कहते हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए पुष्पवृंत और उस पर लिखिएगा पुष्प जिस डंठल से, तने या शाखा से जुड़ा होता है उसे पुष्पवृंत कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। सेकेंड हेडिंग हमारी पुष्पासन यानी थैलेमस। ठीक है, पुष्पवृंत के आगे का भाग पुष्पासन कहलाता है। इसके ऊपर पुष्प के अन्य भाग लगे होते हैं। ठीक है, यानी जितने भाग भी होते हैं वो किस पे लगे होते हैं, पुष्पासन में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है बाह्यदलपुंज, कैलिक्स। बाह्यदलपुंज को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, बाह्यदलपुंज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कैलिक्स भी कहता है। कहीं कहीं पे आपको बाह्यदलपुंज नहीं कैलिक्स भी लिखा मिल जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि कैलिक्स मतलब क्या होता है, बाह्यदलपुंज क्या होता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम पुष्प के सबसे नीचे का भाग जो हरे रंग का होता है। ठीक है, मैंने भी बताया कि जो सबसे नीचे का भाग, आप एक फ्लावर लोगे, अगर आप सबसे अच्छा अगर आप देखना चाहते हो तो गुड़हल का फूल ले लीजिएगा। ठीक है, गुड़हल में जो आपको ग्रीन कलर का पार्ट मिलेगा वो आपका क्या है, बाह्यदलपुंज। ठीक है, तो पुष्प के सबसे नीचे का भाग को जो हरे रंग का होता है उसे बाह्यदलपुंज कहते हैं। इसकी एक इकाई को हम क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं, यानी सेपल कहते हैं। ठीक है, इसे सहायक जनन अंग भी कहते हैं, क्योंकि मैंने भी बताया कि हमारा सहायक जनन अंग कौन कौन से हैं, तो बाह्यदलपुंज है और दलपुंज है। ठीक है, आवश्यक जनन अंग कौन सा है हमारा, तो पुमंग है और जायांग है, तो इसीलिए इसे आवश्यक जनन अंग भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे दलपुंज यानी कोरोला। इसे इंग्लिश में हम कोरोला बोलते हैं। पुष्प का जो जो रंगीन भाग होता है उसे हम दलपुंज कहते हैं, यानी कोरोला कहते हैं। ठीक है, दलपुंज की एक इकाई को हम दल कहते हैं, यानी पेटल कहते हैं। पेटल को इंग्लिश में हम हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में तो खुद ही पेटल है, पेटल को हिंदी में हम पंखुड़ी भी कहते हैं। इसे भी सहायक जनन अंग कहते हैं। अगला है हमारा पुमंग। पुमंग या नर जननांग। पुमंग को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। ठीक है, नर जननांगों को पुमंग कहते हैं। पुमंग की एक इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं या स्टेमन कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो, आपका जो एक पुमंग अभी मैंने ऊपर जब संरचना हमने देखी थी तो उसमें, ठीक है, तो हमने देखा था कि ये जो ऊपर आपको जिससे पंखुड़ी की तरह से, इसको हम क्या बोलते हैं, परागकोश कहते हैं। जो दो खाने आपको दिख रहे हैं ये परागकोश है और दूसरा कौन है, पुतंतु, इंग्लिश में इसको फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, तो एक पुमंग के आपके दो भाग होते हैं। ठीक है, पुमंग नहीं, पुंकेसर, एक प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पुतंतु, फिलामेंट या फिर परागकोश, एंथर्स। ठीक है, एंथर्स में ही मतलब परागकोश में ही परागकण का निर्माण होता है, यानी जो आपका नर युग्मक होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, परागकोश में ही होता है आपका। ठीक है, परागकोश में ही नर युग्मक का निर्माण होता है। पुमंग को हम आवश्यक जनन अंग कहते हैं। अगली हेडिंग है आपकी जायांग, जेनोसियम। ठीक है, यह पुष्प का मादा जननांग है। प्रत्येक अंडक के 3 भाग होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। निचले का जो चौड़ा भाग होता है उसे हम अंडाशय कहते हैं, यानी ओवरी कहते हैं। ठीक है, अंडाशय से जुड़ी हुई एक पतली संरचना होती है जिसे हम वर्तिका कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और अंत में तस्त्रीनुमा संरचना होती है, वर्तिका, जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, अंडाशय में ही बीजांड का निर्माण होता है। ठीक है, अंडाशय में ही किसका निर्माण होता है, बीजांड का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक, तो ये थी पुष्प की संरचना। हमने पुष्प की संरचना देखी। पुष्प की संरचना में निम्न भाग होते हैं, लेकिन मुख्य कितने भाग होते हैं, मुख्य 4 भाग होते हैं आपकी। कौन कौन से, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, जायांग और पुमंग। ठीक है, जायांग आपका मादा जननांग होता है और पुमंग क्या होता है, नर जननांग होता है। ठीक है, पुमंग की एक इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं आपका। ठीक है, पुतंतु होता है और परागकोश, परागकोश में ही आपका नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, एक जायांग के 3 पार्ट होते हैं। सबसे जो नीचे चौड़ा भाग होता है उसे हम अंडाशय कहते हैं। उससे जुड़ी एक
नलीनुमा, पतली नलीनुमा संरचना होती है उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, और उसके ऊपर एक तस्त्रीनुमा संरचना होती पतली जो नलीनुमा संरचना होती है उसे हम वर्तिका कहते हैं, और उसके ऊपर जो तस्त्रीनुमा संरचना होती है उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है। जननांगों के आधार पर यानी नर और मादा यानी आपके जो जननांग हैं उसके आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो लिखेंगे जननांगों के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो पहला है आपका एकलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। दूसरा है आपका उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। एकलिंगी पुष्प हम किसे कहते हैं? तो ऐसे पुष्प, ठीक है, ऐसे पुष्प जिसमें आपका पुंकेसर यानी पुंमंग या जायांग में एक ही उपस्थित होता है, या तो उसमें नर भाग होगा या तो उस पर मादा भाग होगा। ठीक है। या तो उसमें पुंकेसर होगा और या तो उसमें जायांग होगा, यानी एक ही भाग होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो ऐसे पुष्प को हम क्या बोलते हैं? एकलिंगी पुष्प होते हैं। तो ऐसे पुष्प जिसमें एक ही जननांग उपस्थित होता है उसे हम एकलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है। जैसे आपका पपीता हो गया, तरबूज हो गया, ये सब क्या है? एकलिंगी पुष्प है। ठीक है। दूसरा है आपका उभयलिंगी पुष्प। इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं। तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं? आपके उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है। जैसे आपका गुड़हल हो गया, सरसों हो गया, ये सारे क्या है? उभयलिंगी पुष्प हैं। ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे जब पुष्प में या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो ऐसे पुष्प को एकलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है। उभयलिंगी पुष्प जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो ऐसे पुष्प को उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है। जैसे आपका गुड़हल और सरसों। ठीक है। वह पुष्प जिनमें ये चारों आपका कौन कौन क्या आपका हो गया, कहते हैं वाह्य दलपुंज, ठीक है, आपका जायांग पुष्प, ये चारों चक्र पाए जाते हैं। ठीक है। जिन पुष्प में ये चारों प्रकार के चक्र पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पूर्ण पुष्प कहते हैं। पूर्ण पुष्प कहते हैं। ठीक है, यानी कंप्लीट फ्लावर। उन्हें हम क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर, जिसमें चारों भाग आपके पाए जाते हैं। ठीक है। चारों भाग पाए जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक कंप्लीट फ्लावर, एक पूर्ण पुष्प बोलते हैं। किसे बोलते हैं? जिसमें ये चारों भाग आपके पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन जिन पुष्पों में एक या एक से अधिक चक्र अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, एक या एक से अधिक चक्र अनुपस्थित मतलब नहीं पाए, जैसे किसी में 3 ही हो गया, किसी में 2 ही चक्र पाए गए। ठीक है। तो ऐसे पुष्प को हम बोलते हैं अपूर्ण पुष्प। ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं? अपूर्ण पुष्प, इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है। तो ऐसे पुष्प को हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर, जिनमें एक या एक से अधिक चक्र अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अब हम पढ़ेंगे कि पुष्पी पादों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। ठीक है। हमने पुष्प का नर और मादा भाग देख लिया कि ठीक है, पुष्प का नर भाग कौन होता है और पुष्प का मादा भाग क्या है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में लैंगिक जनन, पुष्प में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, हम इसे पढ़ेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।